हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी प्लस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की क्लास काफी अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, टेक्नीशियन की, आरपीएफ, कांस्टेबल या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी विलियम हॉर्वे, ऑप्शन सी फंक या फिर डी लैंडस्टीनर ने। तो इसका सही जवाब है विलियम हॉर्वे ने। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो देखो, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और फंक ने विटामिन की खोज की थी और लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिमेटोलॉजी या फिर डी हिस्टोलॉजी। तो इसका सही जवाब है हिमेटोलॉजी, ऑप्शन सी हिमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, तो फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं और हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है और पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है और डेंड्रोलॉजी पेड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, ये जानकारी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन या फिर सी साइनोकोबाल्मिन या फिर डी नियासिन। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अच्छा, थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का थायमीन रासायनिक नाम है। ठीक है, अच्छा, और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और पेंटाथाइमिन विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। B4 का रासायनिक नाम नहीं होता है, यानी कि विटामिन B4 होती ही नहीं है। इसके अलावा पायरिडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है और B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। तो आप इसे याद रखेंगे, यही विटामिन होती हैं। तो बिल्कुल विटामिन बी के 8 टाइप होते हैं। ठीक है, विटामिन बी के कुल कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B11 और B12। ठीक है, इसके अलावा और कोई विटामिन बी का टाइप नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखो, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, और विटामिन बी सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून आने लगता है स्कर्वी रोग में, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको ये सारे रासायनिक नाम याद रखने होंगे। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या फिर ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अच्छा, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लाक्विनोन है। ठीक है, और विटामिन बी से रिलेटेड हमने सारे रासायनिक नाम पिछले क्वेश्चन में देख लिए थे और बाकी के सारे विटामिन के रासायनिक नाम हमने इसमें देख लिए। तो आपको ये याद रखने हैं, काफी अधिक इंपोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, याद रखेंगे। अच्छा, अग्नाशय की बात करते हैं। देखो, अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, ठीक है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से 11 तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से 11 तरह के हार्मोन निकलते हैं। और मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अच्छा, बिल्कुल सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो नींद लाने में सहायक होता है। हमें नींद आती है तो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से नींद आती है, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, याद रखेंगे इसे। अब बात करेंगे यकृत की। अच्छा, ये है यकृत यानी कि लिवर, यकृत, ठीक है। तो इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा इसकी प्रमुख इकाई है हेपेटिक, ठीक है। यकृत की प्रमुख इकाई होती है हेपेटिक। इसमें जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे होंगे, इसे पित्ताशय कहते हैं। ये यकृत पित्त बनाता है और पित्ताशय में स्टोर कर देता है, ठीक है। जो भी विटामिन ए, डी, ई, के यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, वो सभी जाकर यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं, ठीक है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कहाँ जाकर संचित होते हैं? वो यकृत में जाकर संचित होते हैं। अच्छा, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? आप ये याद रखेंगे, ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अच्छा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। बिलिवर्डिन नामक द्रव निकलता है, और यहाँ से बिलिवर्डिन नामक द्रव निकलता है जो पित्त को हरा कर देता है। ये आप देख रहे होंगे नीचे हरा सा कलर का है। ये बिलिवर्डिन नामक द्रव की वजह से इसका रंग हरा हो जाता है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। बिलिरुबिन नामक द्रव निकलता है इससे, जिसकी अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। अच्छा, हमारे मल का पीला रंग भी बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। जब ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बिलिरुबिन द्रव निकल आता है तो उसकी वजह से पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो पीलिया रोग होने का कारण क्या है? लिवर से यानी कि यकृत से बिलिरुबिन नामक द्रव निकलना अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। और लिवर, यकृत अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदल देता है। तो कौन यूरिया में कौन बदलता है? यकृत बदलता है, ठीक है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत से बिलिरुबिन द्रव निकलता है जिसकी अधिकता से पीलिया हो जाती है, और बिलिवर्डिन नामक द्रव निकलता है जो कि पित्त को हरा कर देता है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यकृत में एल्बुमिन प्रोटीन भी बनता है। कौन सा प्रोटीन बनता है? एल्बुमिन प्रोटीन बनता है, जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित करने में सहायक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी जेम्स वॉटसन, ऑप्शन सी डार्विन या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। वॉटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। इसके अलावा जीन की खोज जोहानसन ने की थी। तो जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने जीन की खोज की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको इन्हें याद रखनी है। और लुई पास्चर ने दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। किसने? लुई पास्चर ने। इसके अलावा लुई पास्चर ने क्या किया था? एंथ्रेक्स और रेबीज के टीका की खोज की थी लुई पास्चर ने। याद रखेंगे आप इस जानकारी को। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया था, और एंथ्रेक्स और रेबीज के टीका की खोज भी किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने।
एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और रेबीज के और एंथ्रेक्स के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ये आपको जानकारी याद रखनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष होती है मायोपिया। देखते हैं इसका जवाब। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, या ऑप्शन सी परवलयाकार, या फिर ऑप्शन डी बेलनाकार। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। ठीक है, देखो मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, और दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ल्यूकोपेनिया सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि की वजह से होता है, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं में कमी, या फिर ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी। तो ल्यूकोपेनिया क्या होता है? आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में यानी कि WBC में जब कमी होती है तो उससे ल्यूकोपेनिया होता है। ठीक है, WBC में जब कमी होती है तो उससे ल्यूकोपेनिया होता है। अच्छा, जब श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है यानी कि जब WBC में वृद्धि हो जाती है तो उससे ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, और जब श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी होती है तो उससे ल्यूकोपेनिया होता है। और जब RBC में कमी होती है यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होती है तो उससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये आपको जानकारी पता होगी कि सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या होता है? स्टेपीज है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अच्छा, तो स्टेपीज होती कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूस्टेकियन, ऑप्शन बी मध्य कान, ऑप्शन सी बाह्य कान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य कान। हमारे मध्य कान में स्टेपीज नामक हड्डी होती है। ठीक है, हमारे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, तो दोनों कानों के अंदर ओवरऑल 6 हड्डी हो जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दंतवल्क, ऑप्शन बी कंकाल की मांसपेशियां, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, या फिर ऑप्शन डी उपास्थि। तो इसका सही जवाब है तो ऑप्शन ए दंतवल्क। दंतवल्क सबसे कठोर ऊतक होता है। ठीक है, देखो दंतवल्क दांतों का भारी आवरण होता है, और दांतों का निर्माण और मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे दांत जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए होते हैं। याद रखना है ये आपको। और स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून बहता है स्कर्वी रोग में, और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अभी हमने देखा है पीछे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 में इस वैज्ञानिक को मानव AB ओ रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस वैज्ञानिक को ब्लड ग्रुप प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट क्लाउडे, ऑप्शन सी जॉर्ज वाल्ड, या फिर ऑप्शन डी रोजर गुइलियसियस। तो इसका सही जवाब है, अभी हमने देखा है पीछे, ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसका वर्णन किया था। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, इन्होंने एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, एंटीजन के आधार पर इन्होंने रक्त समूह को बांटा था। जिसमें एंटीजन ए हुआ उसको ब्लड ग्रुप ए कह दिया इन्होंने, जिसमें एंटीजन बी हुआ उसका ब्लड ग्रुप बी कह दिया, जिसमें दोनों ही एंटीजन हुए उसको ब्लड ग्रुप ए बी कह दिया, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं हुआ उसे ब्लड ग्रुप ओ कह दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। जिसमें एंटीजन ए हुआ उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी हुआ उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, जिसमें दोनों एंटीजन हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसको नाम रख दिया ब्लड ग्रुप ओ।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो ऐसा क्यों होता है? उसे आरएच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आरएच फैक्टर कैसे? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने रीसस नामक बंदर में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसे उन्होंने आरएच फैक्टर कहा था। अच्छा, ये वाले तो एंटीजन थे ही थे, ए बी तो ये तो थे ही थे। इसके अलावा इन्होंने एक और एंटीजन देखा जिसको उन्होंने आरएच फैक्टर कह दिया। क्या कह दिया? आरएच फैक्टर। यानी कि अब जिसमें जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोल दिया उन्होंने, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है और उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कह दिया। ठीक है, आरएच कहां से नाम आया? ये एक बंदर का नाम है, बंदर का आगे का हिस्सा ले लिया है आरएच। ठीक है, और भारत में 95% लोग आरएच पॉजिटिव के मिलते हैं। याद रखना है आपको, अपने इंडिया के अंदर 95% लोग आरएच पॉजिटिव के मिलते हैं। सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव का होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ तो होता ही है सार्वत्रिक दाता, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। और सार्वत्रिक ग्राही ओ ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए? ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होता है और सार्वत्रिक दाता होता है ओ नेगेटिव। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टोलॉजी का जनक कौन है? ठीक है, हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? हिस्टोलॉजी क्या होती है? ऊतकों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मार्सेलो मालपिघी या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी हिस्टोलॉजी के जनक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अच्छा, अरस्तु किसके जनक हैं? जूलॉजी के जनक हैं और पूरी बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक है। ठीक है, याद रखेंगे इसे, रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक हो गए, थियोफ्रेस्टस बॉटनी के जनक हो गए और अरस्तु जूलॉजी के जनक हैं और बायोलॉजी के भी जनक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए सार्टोरियस, ऑप्शन बी स्टेपिड्स, ऑप्शन सी ग्लूटस मैक्सिमस या फिर ऑप्शन डी मायोसिन। हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटस मैक्सिमस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अच्छा, तो सार्टोरियस कौन सी मांसपेशी है? सार्टोरियस सबसे लंबी मांसपेशी है। ठीक है, याद रखेंगे, सार्टोरियस सबसे लंबी मांसपेशी है और स्टेपिड्स सबसे छोटी मांसपेशी है जो कि कान में पाई जाती है। इसके अलावा मायोसिन कोई मांसपेशी नहीं है बल्कि मांसपेशियों में भरा हुआ प्रोटीन है। ठीक है, तो मांसपेशियों में भरे हुए प्रोटीन को मायोसिन कहते हैं। याद रखेंगे ये, आगे चलते हैं। ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी है, अभी हमने देख ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, उस ऊतक का नाम बताओ जो ग्रंथि बनाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उस ऊतक का नाम जो ग्रंथि बनाते हैं। ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी शल्की ऊतक या फिर ऑप्शन डी घनाकार एपिथेलियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घनाकार एपिथेलियल। उस ऊतक का नाम जो ग्रंथि बनाते हैं उसका नाम है घनाकार एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी केरेटिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खुर, नाखून और सींग केरेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केरेटिन के। याद रखेंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरेटिन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थियों से संबंधित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अस्थियों से संबंधित कोशिका सारी हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट तीनों ही अस्थियों से संबंधित कोशिका होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है? सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है। ठीक है,
उसके बाद फिर रक्त में जाती है, फिर ऊतक में जाती है और फिर उसके बाद कोशिका में जाती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का विगमन होता है कैसे कैसे? सबसे पहले फेफड़े में तो 2, उसके बाद रक्त में तो 1, उसके बाद ऊतक में तो 3। तो 2 1 3 इसका सही जवाब होगा। तो 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 1 3। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से रक्त में जाती है, रक्त से फिर ऊतक में जाता है, ऊतक के बाद फिर कोशिका में जाती है ऑक्सीजन, फिर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो आपको याद रखनी है ऑक्सीजन कैसे कैसे जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग स्तनधारी में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए गलफड़े के द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी श्वास नली के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फेफड़ों के द्वारा। तो हम लोग कैसे श्वसन करते हैं? फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, अच्छा गलफड़ों के द्वारा कौन श्वसन करता है? जलीय जीव गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, याद रखेंगे। और त्वचा के द्वारा, केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और इसके अलावा श्वास नली से श्वसन कौन लेता है? तो ये है कीट, कीट श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करती है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडम, ऑप्शन सी सेलोक्सर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करती है लिगामेंट, ऑप्शन ए लिगामेंट। ठीक है, देखो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करती है? टेंडम, याद रखेंगे इसे। हड्डी प्लस हड्डी जुड़ती है लिगामेंट से, और मांसपेशी जुड़ती है सेलोक्सर से। ठीक है, ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो बनाता रहूंगा। कंप्लीट जीएस की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।